हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मेंसुरेशन। तो सभी का स्वागत है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेरे वीर जवान हों, चाहे वो मेरे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मेरे साथी हों, एडब्ल्यूओ टीपीओ के मेरे दोस्त हों, या मेरे दिल के टुकड़े ड्राइवर मेरे साथी हों। तो मेरे भाई सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बेचैनी रहती है एडवांस मैथ को लेकर। जब भी कहीं एडवांस मैथ का नाम आता है तो अंदर एक अलग ही टाइप का डर होता है कि भाई साहब हम कैसे ही एडवांस मैथ को करेंगे। एक तरफ इंग्लिश को रख लो, इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो है वो थोड़ा सा डरते हैं, और दूसरी तरफ अगर मैथ्स में बात करूं तो वो एडवांस मैथ को लेकर थोड़ा सा डरते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस डर को खत्म करने के लिए ही आप लोगों के सामने आया हूं। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, अगर आप कंटिन्यू चीजों से जुड़े रहते हैं तो एडवांस मैथ में जरा सी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात हो, या एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात हो, या मेंसुरेशन लेवल पे मेरे भाई कांस्टेबल या ड्राइवर की बात हो, मेरे भाई हम लोग बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को समझ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को कर रहे होंगे। परेशान मत होना, बहुत शांति से करूंगा। अगर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो दिल से बता रहा हूं, एक महीने में कोर्स खत्म कर देता। एक महीने में जुलाई जुलाई में कोर्स खत्म कर देता अगर फॉर्मेलिटी मुझे करनी होती। मुझे पता है कि फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। मुझे शानदार तरीके से, हाँ, मुझे शानदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्त पढ़ाना होगा, और पढ़ाना होगा तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे टाइम चाहिए होगा, और टाइम चाहिए होगा तो इसीलिए मैंने दूसरी क्लास मेरे भाई शाम को रखी है। आप लोगों की डेली 2 बजे जो है वो आप लोगों की अर्थमेटिक की क्लास हुआ करेगी, और शाम को एडवांस की क्लास हुआ करेगी। फिर से मैं एक बार बता दूं, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। कल कल से मंडे से जो है वो शाम को 4 बजे एक और क्लास शुरू हो जाएगी, और मेरे भाई मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा हेक्टिक। तो इस टाइम को प्लीज, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को प्लीज बेकार मत होने देना। शांति से पढ़ना, एक एक चीज पढ़ना। ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना इस 1 घंटे में बहुत कुछ आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है मेरे भाई एडवांस मैथ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें वो भी लोग हैं जिनके मेंसुरेशन के बाद एडवांस मैथ सिलेबस में नहीं है, तो मेरे भाई फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम लोग जो केवल बात करेंगे वो मेंसुरेशन की बात करेंगे। मेंसुरेशन 2D और 3D। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में हो सकता है कंफ्यूज हो, तो उन्होंने हिंदी में वर्ड सुना होगा क्षेत्रमिति, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे क्षेत्रमिति प्यारे दोस्त बोला जाता है, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे जाएंगे, और जहां दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आप लोगों के आते हों और वहां 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हो, तो इस चैप्टर का एक अच्छा खासा वेटेज माना जाता है मेरे भाई। एडब्ल्यूओ टीपीओ में भी यहां से 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी वही है, और ड्राइवर साथी मेरे 1 क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, एडवांस मैथ का ए भी नहीं आता है तो आज से
एडवांस मैथ का ए भी आएगा और डी भी आएगा और सारा कुछ आप लोगों को आ रहा होगा। बस शांति बना के रखना। अर्थमेटिक आप बहुत बार पढ़ चुके हो, इसलिए वहां थोड़ी सी आपकी बदमाशी चलेगी, वहां थोड़े से उल्टे सीधे कमेंट आप लोगों के चलेंगे, लेकिन इस चीज को आपने कभी भी नहीं पढ़ा है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल शांत रह के जितनी बातें मैं बोलता हूं उतनी बातें सुननी होंगी, उतनी बातें याद करनी होंगी। ठीक है भाई, चलिए मेरे भाई, सबसे पहले बात आती है कि मेंसुरेशन होता क्या है, क्षेत्रमिति होता क्या है। जहां हमें किसी भी जगह के एरिया के बारे में चीजें देखनी होती हैं या वॉल्यूम के बारे में चीजें देखनी होती हैं, आयतन के बारे में पढ़ना होता है, उस चीज को हम लोग जो है वो क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति दो टाइप की होती है मेरे भाई, क्षेत्रमिति दो टाइप की होती है। दो चीज पढ़नी है हमें, एक तो होती है 2D, और क्षेत्रमिति को ही दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो होता है 2D और एक होता है मेरे भाई 3D। डी का मतलब होता है डायमेंशन, यानी जिसके अंदर दो विमाएं होती हैं, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई की बात होगी, जिसके अंदर दो विमाएं होती हैं उसे हम लोग 2D कहते हैं, और जिसके अंदर जो है वो तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसे हम लोग 3D कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2D क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि 2D के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो ट्राइंगल यानी त्रिभुज से शुरुआत करेंगे। ट्राइंगल यानी जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ने हैं वो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को पढ़ने हैं। नाम से कंफ्यूज मत होना, इतनी बार नाम लूंगा कि यही नाम आप लोगों को याद रहेंगे। क्वाड्रिलेटरल जिन्हें हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं मेरे भाई, क्वाड्रिलेटरल यानी जिन्हें हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज होगा उसे हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना होता है। पहली चीज होती है मेरे भाई स्क्वायर, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें स्क्वायर पढ़ना है जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं। दूसरी चीज हम लोगों को इसी के अंदर पढ़नी है मेरे भाई रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसे हम लोग आयत कहते हैं। तीसरी चीज हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है मेरे भाई पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पढ़ना है जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं बच्चे। पैरेललोग्राम पढ़ना है जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम लोग जो है वो समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अगर आगे की बात करूं तो इससे बाद में हम लोगों को पढ़ना है रोहम्बस। चौथे नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है रोहम्बस, जिसे हम लोग जो है वो समचतुर्भुज बोलते हैं। प्यारे दोस्त जिसे क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे जिसे हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, इसी में पढ़ना है ट्रपेजियम, ट्रपेजियम जिसे हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, जिसे हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अगर मैं प्यारे दोस्त बात करूं तो ये सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ये सारे जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। ये सारे जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। हाँ, कांस्टेबल वालों को लेना है, बिल्कुल लेना है, ये हर किसी के सिलेबस में आता है मेंसुरेशन। सबसे पहले हमें ट्राइंगल को पढ़ना है जिसे त्रिभुज कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना है जिसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज कहते हैं, चार भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपने वर्ग देखा होगा, आपने आयत देखा होगा, आपने समांतर चतुर्भुज देखा होगा, आपने समलंब चतुर्भुज देखा होगा, आपने समचतुर्भुज देखा होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त सर्किल यानी कि वृत्त पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो सर्किल पढ़ना है यानी कि वृत्त पढ़ना है। और इस सर्किल के अंदर ही एक सब टॉपिक आता है जिसे हम लोग सेमी सर्किल कहते हैं। इस सर्किल के अंदर ही एक सब टॉपिक आता है जिसे हम लोग सेमी सर्किल कहते हैं यानी कि अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। और इसी के अंदर लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है एक हेक्सागन पढ़ना है यानी जिसे षटभुज बोला जाता है,
ये हम लोगों का 2D का सिलेबस है। ये हम लोगों का 2D का सिलेबस है। 3D जब पढ़ेंगे जब बताऊंगा, 3D जब पढ़ेंगे जब बताऊंगा मेरे भाई। सबसे बड़ा रोल क्या होता है, आप रटने में माहिर होते हैं, रटने में माहिर होते हैं तो फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। इस 2D के अंदर, 3D के अंदर सारा खेल जो है वो फॉर्मूले का है। अब फॉर्मूले कैसे याद करेंगे मेरे भाई? फॉर्मूले सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, हर चीज का फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। और फिर आपके पास जो है, आपके पास जो है वो मैथ्स महारथी है मेरे भाई। जब इस चैप्टर को पढ़े तो इतने वो आपके पास होनी चाहिए, और खुली होनी चाहिए मेंसुरेशन पे, खुली होनी चाहिए मेरे भाई मेंसुरेशन। बेटा मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, आप ना दिमाग की दही मत बनाओ। अब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, जब मेंसुरेशन जी समझ में नहीं आया था, अब जब टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा जी, जब ये पढ़ाओगे, सब कुछ कराऊंगा भाई, पूरा कोर्स कराऊंगा। काहे टेंशन ले रहे हो, काहे सिर दर्द कर रहे हो मेरे भाई, है ना? और लोगों को भी पढ़ने दो, है ना? सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, इन चीजों के जवाब अब देने के लिए नहीं हूं। मैंने 1 घंटा आप लोगों से मांगा है, उस 1 घंटा प्लीज, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, उस 1 घंटा मुझे अपना 100% देने दो। इस बैच से मुझे फर्स्ट रैंक भी निकालनी है, और वो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा भी आप लोगों के बीच में से होगा। उसे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिस्टर्बिंग लग रही होंगी मेरे भाई, तो प्लीज उसका थोड़ा सा कदर करो, है ना? चलिए आते हैं मुद्दे पर। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई साहब, आईवीआर वालों से पूछो या फिर खाली टाइम में बताऊंगा आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब। मैं अगर बात करूं तो ये हम लोगों का सिलेबस जो है वो 2D के अंदर रहने वाला है, यानी क्षेत्रफल की बात करेंगे और पेरीमीटर की यानी परिमाप की बात करेंगे। क्या क्षेत्रफल होता है, क्या परिमाप होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। 3D के अंदर बेसिकली हम लोग आयतन की बात करते हैं, क्या आयतन होता है उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हमें ये सब कुछ पढ़ना है, 4-5 दिन 6 दिन में हमें ये सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है बच्चे? अगर मैं आप लोगों से कहूं किसी के पास नहीं, अगर मैथ्स महारथी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामने खड़ा हूं, मुझे ही मैथ्स महारथी समझो और मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उसे पढ़ते चलो मेरे भाई। सबसे पहले हम लोगों को, मैंने आज चैप्टर स्टार्ट किया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति होता है। क्षेत्रमिति मतलब जहां हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम लोग परिमाप के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम लोग आयतन के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन होता है, 3D मतलब जो है वो 3 डायमेंशन होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें 2 विमाएं होती हैं, लंबाई होगी चौड़ाई होगी, उसे 2D कहा जाता है। क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप 2D का? आप कहेंगे जी ये फर्श जो है ये 2D तो है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। कोई खेत होता है, कोई जगह होती है, वो 2D तो होती है, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। अगर मैं आपसे कहूं ऐसा कोई एग्जाम्पल क्या आप दे पाएंगे जिसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो? आप कहेंगे ऐसे तो अनेकों एग्जाम्पल हैं। जैसे कमरा है, कमरे की अपनी लंबाई भी है, कमरे की अपनी चौड़ाई भी है और कमरे की अपनी ऊंचाई भी है। जैसे कोई ईंट है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है मेरे भाई। जैसे कोई पाइप है, पाइप मेरे भाई सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो 3D इमेज है, यानी उसमें 3 विमाएं हैं, तो वो 3D के अंदर आएगा। और अगर आपको दिख रहा है कि उसके अंदर केवल 2 विमाएं हैं, वो 2D के अंदर आएगा। खोखला होता है इसलिए इसे 2D के अंदर रखा जाता है मेरे भाई, ठीक है? ध्यान से समझना इन सारी बातों को। सबसे पहला टॉपिक है ट्राइंगल। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, सुंदर से अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में लिखिए ट्राइंगल। और आज थोड़ा सा उछल कूद मचानी है आप लोगों को घर में कि आप जो है एडवांस मैथ को पढ़ रहे हैं और एडवांस मैथ को सीख रहे हैं। बस एडवांस मैथ की एक शर्त है, एडवांस मैथ की शर्त यह है बच्चे कि आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पहली क्लास का पढ़ के आएंगे, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नहीं तो जो अगर नहीं पढ़ के आए तो चीजें कब डिसबैलेंस हो जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो आज आपको हंसना है, मुस्कुराना है और घर में थोड़ा सा उछल कूद मचानी है कि एडवांस मैथ शुरू हो चुका है और अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ट्राइंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं।
अच्छा, त्रिभुज होता क्या है, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि त्रिभुज होता क्या है। अगर मैं आपसे त्रिभुज की डेफिनेशन पूछने लगूं तो त्रिभुज की डेफिनेशन आप लोग क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी कोई आपसे यह पूछे कि व्हाट इज ट्राइंगल, त्रिभुज होता क्या है, तो आप उससे कहना तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, बंद होनी चाहिए आकृति, ये जो बंद आकृति है इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। आप कहेंगे जी तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति तो ये भी है, क्या ये बंद आकृति है? आप कहेंगे ये बंद आकृति नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। तो कभी भी कोई आप लोगों से पूछे कि त्रिभुज होता क्या है, तो आपको कहना है तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग जो है वो त्रिभुज कहते हैं, उसे हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। मैंने ट्राइंगल की साइड एक ए मान ली, एक साइड बी मान ली और एक साइड मैंने सी मान ली। क्या जब भी मैं आप लोगों को तीन साइड दूंगा तो क्या हमेशा ट्राइंगल बनेगा? तो आप कहेंगे जी ट्राइंगल के बनने की कंडीशन होती है, ट्राइंगल के बनने की कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, उन कंडीशन पे थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई। ट्राइंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है? हमेशा तीन भुजाओं के देने से ट्राइंगल नहीं बनेगा। हमेशा तीन भुजाएं वो आपको दे दे तो ये मत सोचना कि ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल के बनने की कंडीशन ये होती है कि कोई सी भी दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों साइड का सम करता हूं तो वो हमेशा बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड से। अगर मैं इन दोनों साइड का सम करता हूं तो वो हमेशा बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड से। अगर मैं इन दोनों साइड का सम करता हूं तो वो हमेशा बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड से। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मेरा ट्राइंगल बनेगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मेरा ट्राइंगल नहीं बनेगा। प्रूफ देख लिया कि ये लाइव क्लास है, नालायक को पढ़ लो, है ना। दूसरी बात आइए मेरे भाई, एक और कंडीशन होती है ट्राइंगल के बनने की। मैंने आप लोगों से यह कहा कि अगर दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी से छोटा आ जाता है। अगर मैं कहूं b माइनस सी का डिफरेंस तो आप कहेंगे वो a से छोटा आ जाता है। अगर मैं कहूं c माइनस a का डिफरेंस तो आप कहेंगे वो b से छोटा आ जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है ये ट्राइंगल के बनने की कंडीशन होती है। आपने कहा जी बात जमी नहीं कुछ, ऐसे कैसे, ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, समझेंगे कैसे हम इस बात को, वो बताओ हमें। मैं बताता हूं ना, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, क्या ये कभी ट्राइंगल बना पाएंगे? क्या ये कभी ट्राइंगल बना पाएंगे? तो आपने कहा जी पहले मैं चेक करूंगा। मैंने कहा मैं इन दो भुजाओं को जोड़ता हूं, ये कितना आता है 7। क्या ये तीसरी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैं इन दो भुजाओं को जोड़ता हूं 9। क्या ये तीसरी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है भैया जी। मैंने कहा मैं पहली और आखिरी को जोड़ता हूं 8 आता है। क्या ये तीसरी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। जब भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है तो हमेशा ट्राइंगल बनता है, यानी ये वाली साइड जो है हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे, ये वाली साइड जो है वो हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया जी ये वाला बताइए ना थोड़ा। मैंने कहा भाई साहब ये वाला बताइए ना थोड़ा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वाला थोड़ा सा बताइए, क्या ये कभी ट्राइंगल बना पाएगा? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या ये कभी ट्राइंगल बना पाएगा, आपने कहा जी हमें नहीं पता ये ट्राइंगल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। सबसे पहले मैं कंडीशन को चेक करूंगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। आपने इन दोनों भुजाओं को जोड़ा, आपने इन दोनों भुजाओं को जोड़ा, आपने कहा जी दोनों को जोड़ के 9 बैठ रहा है, क्या वो तीसरी से बड़ा है? आपने कहा जी बिल्कुल बड़ा है। मैंने कहा कि भैया जी इन दोनों को जोड़ना, आपने कहा 5 और 8 13 बैठ रहा है, क्या वो तीसरी से 4 से बड़ा है? आपने कहा बिल्कुल बड़ा है। मैंने कहा कि पहले और आखिरी को जोड़ना, आपने कहा 12 बैठेगा, क्या वो तीसरी 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये आपका क्या बनेगा? ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ट्राइंगल बन जाएगा।
आपने कहा जी कोई ऐसा एग्जाम्पल लिखो ना कि जो ट्राइंगल ही ना बन पाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने लिखो, कोई ऐसी बात हमें बताओ कि जो ट्राइंगल ही ना बन पाए। बहुत बढ़िया, एक इस एग्जाम्पल को देख के थोड़ा सा मुझे बताएंगे मेरे प्यारे साथी, इस एग्जाम्पल को देख के थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने यहां लिखा 5 8 और 5 8 और मैंने लिख दिया मेरे भाई, मैंने लिख दिया 5 8 और 13, 5 8 और 13। मैंने आपसे पूछा बच्चे कि क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगे 5 8 13, क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगे। सर आपने पहले एग्जांपल में 3 की जगह 6, बेटा दोनों को जोड़ा 7 आया, 5 से बड़ा है, दोनों को जोड़ा 9 आया, अच्छा ये 3 है मेरे भाई, 6 नहीं है 3 है। बहुत बढ़िया, बताइए क्या ये साइड कभी ट्राइंगल बना पाएंगी। आराम से सोच के बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 1 महीना है और 1 महीने में मैं शानदार तरीके से कोर्स खत्म करा दूंगा मेरे भाई। मुझे बताइए क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगे। आपने कहा जी इन दोनों साइड का सम करो, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ के 13 बैठता है, क्या वो इससे बड़ा है। आपने कहा बड़ा नहीं है, ये तो बराबर है। भाई साहब बराबर से काम थोड़ी ना चलेगा, हम बराबर के पार्टनर थोड़ी ना, हम बराबर की बात थोड़ी ना करते हैं, हम ज्यादा की बात करते हैं मेरे भाई, हम ज्यादा की बात करते हैं, ज्यादा होना चाहिए। ये बराबर दिया हुआ है तो ये साइड कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैं 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे बताना कौन सी ट्राइंगल बनाएंगी, कौन सी ट्राइंगल नहीं बनाएंगी। प्यारे दोस्त सोच समझ के आंसर देना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं 4 5 दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है मेरे भाई 11, पहली साइड ये दी हुई है, दूसरी साइड मुझे दी हुई है 11 5 और 3, तीसरी साइड मुझे दी हुई है 4 9 और 7 और चौथी साइड दी हुई है मुझे 8 और 11, 8 और 3 और 5। ये 4 साइड आप लोगों को दी हुई है, 4 साइड आप लोगों को दी हुई है भाई साहब। ट्रिपलेट विपलेट बाद की बात है, पहले जितना पढ़ा रहा हूं उतनी छोटी सी चीज समझो मेरे भाई, जीवन में से मेंसुरेशन का दुख दर्द खत्म कर दूंगा। बस आप मुझे ये बता दो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ में आप लोगों के आना चाहिए। मुझे बताइए इसमें से कौन सी साइड जो है वो ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी। ये 4 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, मुझे बताइएगा कौन सी साइड जो है वो ट्राइंगल नहीं बना पाएगी। फटाफट बताएंगे बच्चा, फटाफट मुझे बताएंगे। आपने कहा जी देखो हम देखते हैं यहां, जब 2 साइड का सम करूंगा 5 और 4 9 बैठ रहा है, 9 क्या 11 से बड़ा है। भाई साहब कैसी बात करते हो, फर्जी बात, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। आपने कहा 11 और 5 16 होता है, क्या वो 3 से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। मैंने कहा भैया जी इन दोनों साइड को जोड़ना थोड़ा सा, आपने कहा 5 और 3 8 होता है, वो 11 से बड़ा। ना जी ना, कि वो 11 से बड़ा नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये भी ट्राइंगल नहीं बनाएगा। आएगा, आइए मेरे भाई, 4 और 9 कितना होता है, 13 होता है, क्या वो 7 से बड़ा होता है। बिल्कुल बड़ा होता है, ये ट्राइंगल यहां देखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7 16, क्या वो 4 से बड़ा होता है। बिल्कुल बड़ा होता है भैया जी। 4 और 7 11, क्या वो 9 से बड़ा होता है। बिल्कुल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये वाला तो ट्राइंगल बनेगा, 100% बनेगा बच्चा, 100% बनेगा। यहां ये मैंने कहा 8 और 3 कितना, आपने कहा 11, क्या वो 5 से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। मैंने कहा 3 और 5 कितना, 8, क्या वो 8 से बड़ा है। ना जी ना, ये तो बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो ये कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। तो आज के बाद अगर कभी पहचान करने के लिए आई कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ट्राइंगल को बना पाएगा या कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्राइंगल को नहीं बना पाएगा, तो क्या मेरे सभी साथी बता पाएंगे कि कौन सा बनाएगा कौन सा नहीं। एक बार थम्स अप कर दो जी, हम सब बता देंगे। एक बार आप थम्स अप कर दो कि हम सब बना देंगे। बच्चे सर कैसे बड़ा है, बेटा बड़ा और कैसे बड़ा लोगे मेरे भाई, बराबर है तो जब भी तो ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है। 11 5 से बड़ा है, 13 7 से बड़ा है, 16 4 से बड़ा है, 11 9 से बड़ा है। फटाफट एक बार थम्स अप कर देंगे कि आज के बाद अगर हमसे कभी जीवन में पूछा गया
कि कौन सी साइड ट्रायंगल बना पाएंगे, कौन सी साइड ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, तो हम बिल्कुल तरीके से बता देंगे। वाह, गजब कर दिया मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा ट्रायंगल की डेफिनेशन, आप बताओगे तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब वो आपसे पूछेगा त्रिभुज के बनने की कंडीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे दो भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा। अगर बराबर या छोटा होता है तो ट्रायंगल कभी भी नहीं बनेगा। हम अंतर से भी देख सकते हैं, दो भुजाओं का अंतर जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। कोई सी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये बात जो है हमारे समझ में आ गई है। अब मेरे भाई नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। मतलब अब आप पहचान कर लोगे कि ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलो जी, ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का वर्गीकरण कर देते हैं हम। ट्रायंगल का वर्गीकरण कितने टाइप का ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जो होता है वो कितने टाइप का होता है, उसका वर्गीकरण हम लोग कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इतना तो आप लोग जानते होंगे एडवांस मैथ का ए भी नहीं आता, लेकिन ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं। क्या ये बात जानते हैं आप लोग? ट्रायंगल जो होता है वो तीन भुजाओं से मिलकर बनता है। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। इस बात को आज जान लीजिए मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है वो 180 डिग्री होता है। ये आपने बचपन से 55 तक पढ़ा होगा। ये आपने बचपन से 55 तक पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन दो पार्ट में करते हैं। एक तो करते हैं कोण के आधार पर, ये कोण के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोण के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है, त्रिभुज को बांटा गया है मेरे भाई। कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। और एक होता है भुजा के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड। भुजा के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है भाई साहब, देखना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ध्यान से चीजों को समझना। अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं भाई साहब त्रिभुज का वर्गीकरण कर दीजिए, त्रिभुज को एक बार बांट दीजिए यार, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, आपने कहा जी पहली मेरी बात सुनो, त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है। पहला तो कोण के आधार पर हो सकता है बच्चे, और दूसरा भुजा के आधार पर हो सकता है। मैंने कहा कोण के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, आपने कहा कोण के आधार पे त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से, आपने कहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा मेरे भाई अधिक कोण त्रिभुज जिसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान से सुनते रहो, न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को कहते हैं। क्वेश्चन जो बनता है वो समकोण से बनता है मेरे भाई, क्वेश्चन जो बनेगा आपके समकोण के बनेगा। बहुत बढ़िया। उसने आपने कहा जी भुजा के आधार पे कौन से होते हैं, तो मैंने कहा जो आप पढ़ते हो ना, जो आप पढ़ते हो ना, बार बार पढ़ते हो, वो भुजा के आधार वाले पढ़ते हो। कौन कौन से मेरे भाई? अगर मैं भुजा के आधार पे बात करूं तो मेरे भाई पहला होता है स्केलन ट्रायंगल जिसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। पहला होता है मेरे भाई स्केलन ट्रायंगल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है मेरे भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे प्यारे दोस्त एक बार इसे नोट करेंगे, इतने में पानी पी लूं, है ना, इतने में पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, बताइए।
देखिए बच्चा, मेरे साथ साथ याद करेंगे सारी चीजें, है ना। मेरा वादा है एक एक चीज आपके दिमाग में। देखो जी, समकोण क्या होता है, पढ़ा दिया मैंने अभी। अभी तो यार मेरे लिखवाया है। अबे मेरे भाई, मुझ पर भरोसा रखो, बड़े भाई की तरह मानो। बड़े भाई कभी भी गलत दिशा में लेके नहीं जाएगा आपको। जिस दिन आप बड़ा भाई अपना मान लोगे, उस दिन आपको मुझ पर अटूट विश्वास हो जाएगा। और जिस दिन अटूट विश्वास हो गया, उस दिन ये फालतू के आप क्वेश्चनिंग करना बंद कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। त्रिभुज का वर्गीकरण हमने दो टाइप पे किया है। एक तो कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसे कहा जाता है मेरे भाई न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ये अधिक कोण त्रिभुज होता है, इसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है मेरे भाई, इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये सारे त्रिभुज है मेरे भाई, ये सारे के सारे त्रिभुज है, ये सारे के सारे त्रिभुज है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो आप कहना ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण 70 डिग्री दे दिया, ये वाला कोण 80 डिग्री दे दिया, 80 और 70 150, ये वाला कोण 30 डिग्री दे दिया, तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, लेकिन सारे के सारे कोण जो है, सारे के सारे कोण जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के 90 से छोटे हैं। 90 से छोटे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये सारे के सारे कोण अगर 90 से छोटे होते हैं तो वो न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण का मतलब होता है छोटा कोण। छोटा कोण मतलब 90 से छोटा कोण होगा। ठीक है बच्चा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक कोण मैंने मान लिया ये 100 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो जाएगा, 140 हो गया, ये 40 डिग्री हो जाएगा, 180 हो गया मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, क्या एक त्रिभुज के अंदर दो अधिक कोण हो सकते हैं? क्या एक त्रिभुज के अंदर दो अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं? अधिक कोण त्रिभुज मतलब 90 से बड़े। अगर आपने दो त्रिभुज को 90 से बड़ा ले दिया तो क्या सम उनका 180 बैठेगा? ये तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक त्रिभुज के अंदर केवल और केवल एक अधिक कोण हो सकता है। अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चा। अगर मैं आपसे कहूं समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है तो उसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक कोण 90 से बड़ा है तो उसे हम लोग कहेंगे मेरे भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर सारे के सारे अगर सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे मेरे भाई। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं। अभी इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये जो इंपोर्टेंट है ना इसकी अलग से हेडिंग डाल के पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट मैं केवल अभी आपको आइडिया दे रहा हूं। ठीक है। यहां से नहीं पूछा जाता है, बस आपसे यह पूछ सकता है अगर सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये। आप कह देंगे ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर आपसे यह पूछा जाता है अगर एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है तो आप कह देंगे ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो आप कह देंगे ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये समकोण त्रिभुज होगा। अब आइए भुजा के आधार पे बात करते हैं। अच्छा आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग के तो आप लोग महारती हैं। अगर मैं कहूं कि विषम शब्द छांटिए, विषम शब्द छांट, इतना तो सब जानता होगा भैया। क्या हम थोड़ा तेजी से चल सकते हैं प्रभु?
मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मुझे भी मजा थोड़ी ना आता है कोर्स को खींचने में। मैंने आपसे पहले बताया है कि मुझे घंटों के पैसे नहीं मिलते। कोर्स वो खींचता है जिन्हें घंटों के पैसे मिलते हैं भाई। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी एक फिक्स सैलरी है। मैं कोर्स को अगर करा रहा हूं, शांति से करा रहा हूं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपका भला होना, आपका भला होना मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सच में आप मेरे जिगर के टुकड़े हो रही हो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, जिस बैच में पढ़ाता हूं मन से पढ़ाता हूं। अब ये एनटीपीसी का खत्म किया है। आपका कोई साथी हो जिसने एनटीपीसी दिया हो, बेझिझक होकर उससे मेरा रेस्पॉन्स ले लेना, फीडबैक ले लेना। वो बता देगा मेरे भाई कि मैंने क्या कराया है। हजारों बच्चे के मैसेज होंगे जिनके 30/30 हैं, जिनके 30 के 30 क्वेश्चन ठीक है। तो भाई इस दिन के लिए मैं पढ़ा रहा होता हूं, इस दिन के लिए। हर हर एक घंटे 2 घंटे में मेरे पास 100-150 मैसेज हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मेरे भाई इस दिन के लिए पढ़ा रहा होता हूं, और आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे, बल्क में मैसेज करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते होंगे। बड़ा बोरिंग फील होता है, बड़ा बोरिंग फील होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ना मुझे पढ़ाने दो, है ना। प्लीज रिक्वेस्ट है यार, इतनी रिक्वेस्ट तो मान लिया करो। इतना परेशान क्यों करते हो, है ना। बार बार रिक्वेस्ट करना ठीक थोड़ी ना। या आप चाहते हो कि मैं आपके सामने रोऊं, मैं आपके सामने सिर पटकूं? नहीं चाहते ना। आप अपने बड़े भाई की आंखों में आंसू चाहते हो? नहीं चाहते ना। तो काहे ऐसी बात करते हो? रोऊंगा तो मैं फिर भी नहीं, है ना। रोने का तो खैर ये इमोशनल वाली बातें हैं, है ना। इमोशनल वाली बातें हैं, इनका कोई सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परेशान करना ठीक नहीं है भाई। ठीक है, चलिए भुजा के आधार पे बात करते हैं मेरे भाई। जब आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा विषम, विषम मतलब होता है जो सबसे अलग हो। विषम मतलब होता है जो सबसे अलग हो। सबसे अलग मतलब स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं सबसे अलग होती हैं, सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सारी भुजाएं अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मैंने कह दिया एक भुजा 5 है, एक भुजा 6 है, एक भुजा 7 है। क्या ये त्रिभुज बना पाएगी? आपने कहा 5 और 6 11 बड़ा है, 7 6 13 बड़ा है, 5 7 12 6 से बड़ा है। त्रिभुज बना पाएंगे, सारी भुजा अलग है, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। सम मतलब होता है समान, और दी मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ऐसे त्रिभुज को, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं, हां, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मतलब समान, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या आप मुझे अब सारी डेफिनेशंस को बता पाओगे? आप कहेंगे जी सारी डेफिनेशन बता देंगे, एक एक करके पूछ लो। आंखें बंद करो, जैसा मैं पूछता जा रहा हूं बस उस बात का जवाब देना। त्रिभुज का हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। कितने टाइप में कर सकते हैं? 2 टाइप में कर सकते हैं। एक तो भुजा के आधार पे, एक कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोण के आधार पे त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। समकोण त्रिभुज जो है वो मेरे भाई, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल हो गया, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा, न्यून कोण क्या होता है? जिसमें सारे कोण 90 से बड़े होते हैं। अधिक कोण क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। समकोण मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। विषम बाहु जिसमें सारी भुजा समान नहीं होती, सारी भुजा अलग अलग होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान होती है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी तीनों भुजा समान होती हैं, उसे हम लोग जो है वो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हेडिंग डालिएगा समकोण त्रिभुज।
हेडिंग डालिएगा मेरे भाई समकोण त्रिभुज। यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं मेरे भाई। समकोण त्रिभुज हेडिंग डालिएगा। न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में केवल वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और बेटा जब कल क्लास में आओ ना, ये कॉपी रट के आना, जो आज लिखवा रहा हूं ना ये कॉपी रट के आना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे। हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे मेरे भाई। सारे कोई छोटे होते हैं 90 से? बेटा सारे छोटे होंगे। अब ये आप ही कह रहे थे ना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, सारे 90 से छोटे होंगे? बताइए। 70 80 और 80 70 50 और 30 सारे के सारे 90 से छोटे हैं, हो गए ना? तीनों का योग 180 डिग्री हो गया। तो जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। जिसमें मेरे भाई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है वो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है मेरे भाई, वो मेरे प्यारे दोस्त समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज पे पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज बनता कैसे है? समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त ऐसे बनता है। समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे साथी ऐसे बनता है। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी। ये वाली साइड जो होती है, ये वाली एंगल जो होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहूं बच्चे, अरे भैया आपने गलती से सारे बड़े बोल दिए। कोई बात नहीं मेरे भाई, सारे छोटे होते हैं, मान लीजिए, कोई बात नहीं, गलती से बोल दिया था। तो मेरे भाई यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। थीटा, अगर ये थीटा है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि बेस कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन उन लोगों के काम का है जिनको में ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपसे यहां पूछा जाता है कि भैया जी इसका क्षेत्रफल बताइए। जब भी आप लोगों से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, जब भी आप लोगों से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए मेरे भाई, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब भी आप लोगों से किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से परिमाप पूछता हूं कि इसका परिमाप बताइए मेरे भाई, अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए कि क्या तो क्षेत्रफल होता है, क्या परिमाप होता है। ये जो आप देख रहे हैं अंदर का स्पेस जो है, ये सारा स्पेस जो है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर का स्पेस जो है ये सारा क्षेत्रफल कहलाता है। ये कितनी जगह है, एरिया क्या कहलाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो होता है इसका एरिया हो जाएगा। परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर बच्चे बाउंड्री होती हैं, जिन बाउंड्रीज से ये मिलके बना है, इन सारी बाउंड्रीज को अगर आप जोड़ देंगे, इन सारी बाउंड्रीज को अगर आप जोड़ देंगे, यानी ए बी में अगर आप BC को जोड़ देंगे और उसमें AC को जोड़ देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या निकल के आ जाएगा? ये परिमाप निकल के आ जाएगा। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना ही परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है मेरे भाई। दोनों चीजों में कोई कंफ्यूजन? आप कहेंगे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। पहला एरिया पूछ सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। दूसरा आप लोगों से पेरीमीटर पूछ सकता है, तीनों साइड को जोड़ देना, परिमाप यानी पेरीमीटर आ जाएगा मेरे भाई। अब आपसे एक पूछी जाती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। बराबर आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये होती है मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम। कभी भी आपको दो साइड दी हो तो तीसरी साइड जो निकलती है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर मुझे इनमें से कोई सी भी दो साइड दी हुई है तो मैं हमेशा तीसरी साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से प्यारे दोस्त निकालूंगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होगी। ये चीज थी रटने वाली, लेकिन जो चीज अब मैं बता रहा हूं वो चीज है अब समझने वाली। ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने कहा कि भाई साहब ये तीन साइड दी हुई है, ये कौन सा त्रिभुज है?
मैंने आपसे पूछा ये तीन साइड दी हुई है, तो बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो आपने कहा जी ये तीनों भुजा अलग अलग है, ये तीनों भुजा अलग अलग है। ये तो मेरे भाई ये तीनों भुजा अलग अलग है, ये तो मेरे दोस्त विषम बाहु त्रिभुज लग रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा के आया हूं। मैंने आपसे यह कहा कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करिए। क्या ये 169 हो जाएगा? अगर अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर जो है वो 144 और 25 आया, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का सम इसके बराबर आ गया, तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। यानी जो भी साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करती हैं, जो भी साइड पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल करती हैं, वो साइड मेरी समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाती हैं। मैंने क्या किया, मेरे सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ था, उसकी ये तीन भुजा मुझे दी हुई थी। मुझे नहीं पता कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है। मैंने सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया, अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर किया। अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का सम जो है अगर सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, फिर ये मेरा विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल होगा। बात क्लियर हो गई? अपनी कॉपी में एक नोट्स बना के लिखिए, एक नोट में, कि मेरे प्यारे दोस्त सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। वरना मेरे प्यारे दोस्त उस त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे दोस्त, अब इसमें सवाल उठता है, अगर ये तीन भुजा दे दी गई और मुझे पता चल चुका है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो मैं इनमें से कौन सी तो मेरे भाई आधार लूंगा और कौन सी मुझे ऊंचाई लेनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, इनमें से एक आधार होगा और एक मेरे प्यारे दोस्त ऊंचाई होगी। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, इनमें से एक आधार होगा, एक मेरे प्यारे दोस्त ऊंचाई होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी? अगर मैं आपसे ये कहूं इनमें से एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगी, तो इनमें से एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगी मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया जो है वो 30 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझे? ये आपके सामने जो है, ये मैंने आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, कान खोल के सुनना कि क्या ये बातें आपकी समझ में आई। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी कर्ण कहलाती है। थीटा के सामने वाली साइड लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा से जुड़ी हुई भुजा बेस यानी आधार कहलाती है। दो चीजें वो आपसे पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है। एरिया जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब पेरीमीटर क्या होगा, किसी भी चीज का पेरीमीटर अगर पूछता है तो सारी भुजाओं का योग ही पेरीमीटर कहलाता है। अगर आपके सामने तीन भुजाएं दी गई हैं, तीन साइड दी गई हैं, और मैं आपसे पूछूं कैसे पहचान करोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है। तो मेरे दोस्त ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। ये मेरे प्यारे दोस्त आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार कॉपी में देख लीजिए कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपकी समझ में मेरे प्यारे दोस्त नहीं आया है? फटाफट मुझे बताइए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपकी समझ में मेरे प्यारे दोस्त नहीं आया है?
बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, ये बात समझ में आ गई। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा मेरे भाई। सर, जो पाइथागोरस को फुलफिल नहीं करेगा राइट एंगल ट्रायंगल होता, फुलफिल करे, हाँ, जो पाइथागोरस को फुलफिल करेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो पाइथागोरस को फुलफिल नहीं करेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, पेरीमीटर होता है, तीनों साइड को जोड़ देंगे वो पेरीमीटर आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग कुछ मत बनाइएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं मेरे भाई, मुझे बताइएगा बच्चे। हाँ, ट्राइंगल है, ट्राइंगल आप लोगों के सामने है, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। मुझे बताइए, सोच समझ के आंसर देना मेरे भाई। अगर क्वेश्चन होने लगे तो सच में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए मेरे दोस्त। बस मेरा एक ही कहना है, अगर 8 बजे से आपकी क्लास है तो प्लीज आप ये समझना कि 7:30 बजे से क्लास है। आप लोग जो है आधा घंटा रिवीजन करना। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन की टेंशन मत लो, 3700 लोग मौजूद हैं, कंपटीशन बहुत है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, सब कुछ याद हो गया भैया, बट परिमाप का फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। परिमाप का मतलब जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ना होता है। उसने कहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है, क्या ये त्रिभुज बनाएगा। मैंने इन दोनों को जोड़ा 5, 6 से बड़ा है क्या, नहीं जी 6 से छोटा है। मैंने इन दोनों को जोड़ा 3 और 4 को जोड़ा 7, 5 से बड़ा है। 5 और 4 को जोड़ा 9, 3 से बड़ा है। 3 और 5 को जोड़ा 8, 4 से बड़ा है, ये ट्राइंगल बनाएगा। 2.5 और 3.5 को जोड़ा 6, 6 क्या 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। 4 और 4 8 होता है, 8 क्या 9 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आइए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन करो चाहे 5, लेकिन पांचों क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठने चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, क्या ये सभी मैंने बताई है, ध्यान से सुनना। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, कभी भी त्रिभुज के नहीं होगा। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, कभी भी नहीं। 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम होता है। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से ज्यादा होगा। 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम होगा। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, सदैव होता है। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है नहीं, ना होता है, हमेशा तीसरी, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो सी वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताइए मुझे, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। मैंने आज एक ही चीज आप लोगों को पढ़ाई है कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर ऊंचाई दी हुई है तो उसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, यही फॉर्मूला बताया। यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई क्या है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप लोगों से उसकी ऊंचाई पूछना चाह रहा है, आप लोगों से उसकी ऊंचाई पूछना चाह रहा है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं 2 से काटा कितनी बार, 3 बार, 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 3 छिंग 18 हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं उसकी ऊंचाई 6 है। आज के बाद मेरे भाई सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी बच्चे, सेंटीमीटर में आएगी, 6 सेंटीमीटर आएगी। आज के बाद अगर आपसे कभी क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल की हाइट दी गई हो तो हमेशा ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे। ठीक है बच्चा, देखता हूं आगे मैंने कुछ पढ़ाया या अभी नहीं पढ़ाया है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका बताइए मुझे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, भाई साहब इस क्वेश्चन को देख के ना आप गदगद हो जाओगे, गदगद। भाई साहब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमने बना दिया।
ये पढ़ा चुका हूं, एक बार देखना थोड़ा सा इसे मेरे भाई, ध्यान से समझना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, आधार उसकी ऊंचाई का 1/6 है। आधार जो है ना बेटा, आधार जो है उसकी ऊंचाई का, ऊंचाई कितनी है 48, इसका 1/6 है, इसका 1/6 है, तो आधार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है मेरे प्यारे साथी 48। तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, आधार कितना है 8 है, ऊंचाई कितना है 48 दी हुई है, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 192 आ चुका है। गजब कर दिया, गजब कर दिया भाई साहब। मेरे प्यारे दोस्त, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, एरिया निकालना था, जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। आधार जो दिया है ना, उसकी ऊंचाई का 1/6 है, तो ऊंचाई का 1/6 निकाल देंगे तो आधार आ जाएगा। अब आपके पास ऊंचाई भी है यानी हाइट भी है, आपके पास आधार भी है यानी बेस भी है मेरे भाई, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। मेरे प्यारे दोस्त समझ में बात आ गई, तो आप कहेंगे जी समझ में बात आ गई है। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सोचना और सोच के मुझे जवाब देना, थोड़ा सा सोचना और सोच के मुझे जवाब देना। क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? आपकी तरह क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज L सेंटीमीटर, आधार कितना दिया हुआ है, L सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई जो दी है वो 4L + 7 सेंटीमीटर दी हुई है। बेटा बेस जो दिया हुआ है वो L सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट जो दी हुई है वो 4L + 7 सेंटीमीटर दी हुई है मेरे भाई। आधार और ऊंचाई का योग, बेटा यहां से सुनना, ये इन दोनों का योग दिया हुआ है, इन दोनों का योग, क्या इन दोनों का योग कर लेंगे, यानी आधार कितना है L दिया हुआ है, उसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है 4L + 7 दे रखी है, इन दोनों का योग जो दिया है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, वो 37 दिया हुआ है। इन दोनों का योग जो दिया है वो 37 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। 4L और 1L कितना हो जाएगा, 5L हो जाएगा। ये 7 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 37 में से 7 जाएगा तो 30 बच जाएगा। यहां से 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या L की वैल्यू 6 आ चुकी है? अब आप मुझे बताइए, L की वैल्यू 6 आ चुकी है, क्या आधार 6 सेंटीमीटर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, L की वैल्यू 6 है, 6 चौक 24 और 7 31 हो जाएगा। क्या आधार जो है वो कितना आ चुका है मेरे गुड्डा? आधार जो है वो आपका आ चुका है, L की वैल्यू 6 आई है तो आधार आ चुका है 6। अगर मैं आपसे ऊंचाई पूछूं, भैया जी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो L की जगह मेरे भाई 6 रख दो, 6 चौक 24 और 7, L की जगह H की जगह 31 आ जाएगा। आपने L की वैल्यू निकाली है ना, यहां से 6 आई है, उस 6 को यहां रख दिया, 6 चौक 24 और 7 कितना होता है, 31 होता है। अब आपके पास आधार भी है, आपके पास ऊंचाई भी है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 6 है, ऊंचाई कितनी है 31 है, यहां से काटेंगे 3 बार कटेगा, 31 तिया कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। बताइए 31 तिया कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, ये बात समझ में आई मेरे भाई। बेस दिया हुआ था, हाइट आप लोगों को दी हुई है, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों का ऐड कर दिया मेरे भाई, इतना आएगा। वो कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी बेस जो है वो 6 आ चुका है। यहां 6 रखेंगे, 6 चौक 24 और 7, ऊंचाई जो है वो 31 आ जाएगी। आधार भी आप लोगों के सामने है, ऊंचाई भी आप लोगों के सामने है, पूरी दुनिया इसका एरिया निकाल देगी। 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे देखता हूं बन पाते हैं यानी, बहुत बढ़िया। 12, 15, 21 अभी नहीं पढ़ाया है,
12, 15, 21 अभी नहीं पढ़ाया है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन जो है वो आज के पढ़े हुए में से मैंने आपको बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही है भाई साहब, 1 घंटा से ज्यादा नहीं लूंगा। जब कल की क्लास में आओ तो प्लीज रिवीजन करके आना और एक बार मुझे बताएंगे कैसी लगी क्लास। अगर बढ़िया लगी है क्लास मेरे भाई तो बढ़िया लिखेंगे, और अगर क्लास में मजा नहीं आया है तो लिख देना कि मजा नहीं आया। ठीक है, बढ़िया लगी है तो बढ़िया लिखेंगे, नहीं बढ़िया लगी है तो लिख देना क्लास में मजा नहीं आया। दूसरी बात यह है, कल 7:30 बजे से सारी चीजों का रिवीजन करने बैठ जाना। 8 बजे से मैं क्लास लूंगा। दूसरी बात यह है, कल 4 बजे एक वीडियो लेके आ रहा हूं। जिन बच्चों का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है, जिन बच्चों का एडब्ल्यूओ टीपीओ का एग्जाम है, वो कल 4 बजे वाली वीडियो से जरूर जुड़े। उसमें एडवांस मैथ और अर्थमेटिक का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये प्यारे दोस्त, जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे हैं, जितने भी एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चे हैं, वो कल 4 बजे जरूर जुड़े। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी उन्हें बता रहा हूं। बाकी कल दोपहर आपकी 2 बजे अर्थमेटिक की क्लास रहेगी, शाम को 8 बजे जो है वो आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लास रहेगी। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।